आज का हमारा टॉपिक है वाटसन एंड क्रिक का डीएनए मॉडल। देखिए, वाटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए मॉडल बताया था उसके अकॉर्डिंग डीएनए कॉइल्ड होता है। मैं बना के दिखा रहा हूँ, डायग्राम में देखिएगा। जैसे कि मैंने एक सेंट्रल एक्सिस खींचा हुआ है ताकि मैं अच्छे से उसको कॉइल्ड करके बना के दिखा सकूँ। अब यहाँ पे आपको दो स्ट्रैंड, चूँकि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है और वाटसन क्रिक ने जो डीएनए मॉडल डिस्क्राइब किया था वो बी फॉर्म ऑफ डीएनए का बताया था, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा आप लोगों को। अब डीएनए जो है वो एक एक्सिस में ऐसे घुमा हुआ कॉइल्ड के रूप में घुमा हुआ है। अभी एक स्टैंड हुआ तो ऐसे एक दूसरा स्टैंड भी होगा और वो भी उसी के पैरेलल ही ऐसे घुमावदार में वो भी घुमा हुआ होगा। देखो, डीएनए का जो स्टैंड होता है, दो स्टैंड आप देख रहे हैं, दोनों स्टैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है, यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो इस तरह वाला स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डीएनए में शुगर फॉस्फेट इसका बैकबोन होता है, जो कि मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, समझाया था कि डीएनए में शुगर फॉस्फेट का बैकबोन होता है और यहाँ से शुगर से जुड़ा हुआ रहता है नाइट्रोजन बेस, जैसे यहाँ पे ए है। ठीक वैसे ही सामने वाले स्ट्रैंड में यहाँ पे अगर टी है तो वो टी से दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, वो भी शुगर फॉस्फेट के बैकबोन से ये भी जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पे सपोज मैं इसको दिखा देता हूँ। मान लेते हैं ये 5 प्राइम में फॉस्फेट ग्रुप था, यहाँ फॉस्फेट है तो यहाँ शुगर होगा, यहाँ फॉस्फेट, वैसे यहाँ भी शुगर फॉस्फेट ऐसे होंगे। अब अपने को एक चीज़ और मालूम होना चाहिए कि इस शुगर से अगर यहाँ पे इस पॉइंट पर शुगर से अगर मान लेते यहाँ पे ए अटैच्ड है, एक कौन था, नाइट्रोजन बेस, तो दूसरे स्ट्रैंड के शुगर में यहाँ पे क्या होगा, टी होगा और दोनों के बीच दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ये मैं आप लोग को बताया था। ठीक ऐसे ही जैसे कि शुगर के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ था ए, तो यहाँ दो हाइड्रोजन बॉन्ड था, यहाँ पे सिर्फ शुगर। वैसे ही अगर मान लेते हैं कि शुगर के साथ सी जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे अगले स्ट्रैंड के वो जी से जुड़ा हुआ है। जी मतलब गुआनिन, सी मतलब साइटोसिन, ए मतलब एडेनिन, टी मतलब थायमिन। और यहाँ पे दोनों के बीच में फॉस्फेट का जो बैकबोन होता रहेगा, फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। आप लोगों को न्यूक्लियोटाइड पढ़ाया हूँ, बताया हूँ। अभी बताने का उद्देश्य यह था सिर्फ कि ए और टी के बीच यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, सी और जी के बीच यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस स्ट्रक्चर को अपन यहाँ पे देख सकते हैं। अब वाटसन क्रिक ने ये नहीं बताया था, ये तो पहले से क्लियर था। मेन चीज़ ये था कि डीएनए दिखता कैसे और होता कैसे। वाटसन क्रिक ने ये बताया था कि डीएनए जो है वो एक सेंट्रल एक्सिस में घुमा हुआ है और वो सीढ़ी नुमा, जैसे जो नाइट्रोजन जो बेस है वो सीढ़ी नुमा आप लोग को दिखाई देंगे। यानी कि मैं इसको बना के दिखा देता हूँ तो वो आपको इस प्रकार दिखाई देंगे। जैसे कि ये जो मैं बना रहा हूँ वो उसमें क्या है, वो नाइट्रोजन बेसेस है। अब अप्रॉक्सीमेट अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये सब चीज़ें जो थी वाटसन क्रिक ने जो बताई थी, मेन चीज़ ये बताया था कि डीएनए का जो चौड़ाई होता है वो 20 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है और एक टर्न, यानी कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ से जो लेकर यहाँ तक का जो एक टर्न जो आप दिख रहा है आपको, इस टर्न का जो लेंथ होता है वो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। एग्जैक्ट 34 में होता, अप्रॉक्सीमेटली लिया गया है 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। और इस 34 आर्मस्ट्रॉन्ग में कितने बेस पेयर होते हैं तो ये बताया था कि अब देखो एग्जैक्ट बी फॉर्म डीएनए में जाओगे तो 10.4 बेस पेयर एवरेज निकलेगा, है ना। लेकिन आप लोग के एनसीईआरटी लेवल पे इसको कितना लिखा रहता है, 10
बेस पेयर, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है कई बार, तो अब 10 बेस पेयर का एवरेज लेके आप चलते हैं। एक टर्न में कितना बेस पेयर है, तो 10 बेस पेयर है, और लेंथ कितना है एक टर्न का, तो आप बताते हो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, या फिर और क्या बोल सकते हो इसे, 3.4 नैनोमीटर। ठीक उसी प्रकार अब यहाँ पे आप लोगों को दो नाइट्रोजन बेस दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे मान लेते AT था, यहाँ CG था, तो इस दो बेस पेयर के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, तो उसका भी बताया था, उसका भी उन्होंने डिस्टेंस बताया, और वो बताया कि ये होता है 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो कुल मिला के उन्होंने DNA की जो टर्न्स है उनका लेंथ बताया, DNA की चौड़ाई बताया, और दो नाइट्रोजन बेस के जो बीच का जो डिस्टेंस था वो बताया। इसके अलावा ये आप जो देख रहे हैं वो मेजर ग्रुप, माइनर ग्रुप, और ये जो दिख रहा है आपको मेजर ग्रुप, ये ग्रुप्स के बारे में बताए थे, लेकिन NCERT लेवल पे या अपने नीट के लेवल पे आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि DNA की चौड़ाई कितनी बताई गई थी, DNA की एक टर्न में लेंथ कितना था, दो बेस पेयरों के बीच की डिस्टेंस कितना था, जिससे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो अब कुछ आउटलाइंस देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए। तो सबसे पहला बात ये जो आपको याद रखना ही चाहिए कि वाटसन क्रिक ने ये मॉडल कब डिस्क्राइब किया था, तो 1953 में 1953 में इसको क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। इनके लिए इन काम के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। दूसरा चीज़, अगर हम जाएंगे कि DNA के बारे में इसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया था, तो आप बताते हो कि ये DNA की चौड़ाई जो कि 20 आर्मस्ट्रॉन्ग का डायमीटर होता है, ये बताया था उसने। एक टर्न जो था उसमें 34 आर्मस्ट्रॉन्ग का जो लेंथ होता है ये बताया था, और उसमें ये भी बताया था कि इसमें 10.4 एवरेज था, या फिर आप लेते हो 10 बेस पेयर पाए जाते हैं, ये बताया था। इसके अलावा दो बेस पेयर के बीच की दूरी, लेंथ बिटवीन टू बेस पेयर, ये बताया था, जो कितना था 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। देखिए कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग और नैनोमीटर वाले में, है ना। देखिए आपको कॉमन चीज़ है मालूम होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है ना। यानी कि यहाँ पे 3.4, अगर मैं बोलूँगा 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब 3.4 नैनोमीटर, और यदि मैं बोलूँगा 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग तो योग 0.34 नैनोमीटर। 20 आर्मस्ट्रॉन्ग तो मैं बोलूँगा 2 नैनोमीटर। तो आपको यहाँ डेटा नैनोमीटर मिल जाएगा, यहाँ तो आर्मस्ट्रॉन्ग मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को मालूम होना ही चाहिए था। इसके अलावा हम चार्गफ्स का रूल भी बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ भी आप देख लिए होंगे, कुछ तो समझ आ ही गया होगा कि A का पेयरिंग हमेशा यहाँ पे T के साथ आपको मिलेगा, C का पेयरिंग आपको हमेशा G के साथ मिलेगा, A और T के बीच आपको 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, C और G के बीच आपको 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था जो आपको याद रखना होगा। अब देखते हैं कि इससे क्या क्वेश्चन दिया जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो अब सपोज जैसे आपको बोल दिया गया कि जैसे हमारे ह्यूमन की रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन में 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर DNA में पाया जाता है। ह्यूमन DNA में 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर पाया जाता है। ठीक है, तो अब यदि आपको ये पूछेगा तो बताइए कि उसका लेंथ क्या होगा, तो लेंथ
मीटर में क्या होगा। अब कैसे कैलकुलेट करोगे इसको कैलकुलेट करने के लिए अब वाटसन क्रिक का जो वाटसन क्रिक मॉडल में क्या पता चला था आपको, डीएनए की लेंथ, विड्थ, ठीक है, टर्न्स, ये सब पता चला था। तो वहीं से ही आपको निकाल के इसको बनाना है। जैसे कि आपको मालूम था कि जो एक बेस पेयर के जो बीच का डिस्टेंस था, यानी दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस था वो 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग था, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ 0.34 नैनोमीटर भी लिख सकता हूँ, है ना। तो सोचिए 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर है। अब उनके बीच अगर मैं उनका डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, इसका लेंथ निकालना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, 6.6 इंटू 10⁹ को 0.34 नैनोमीटर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा जो लेंथ है डीएनए का वो बेस पेयर में नहीं बल्कि अब नैनोमीटर में निकल जाएगा। चूँकि मुझे आंसर चाहिए मीटर में अगर चाहिए तो मीटर का क्या रिलेशन है, तो आपको एक बार बताया रहूँगा क्लास में, किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर। मैं जानता हूँ कि मीटर और मिलीमीटर के बीच यहाँ पे सेंटीमीटर भी आएगा, कहीं कहीं पे आर्मस्ट्रॉन्ग भी आएगा, लेकिन मैं ये जो डिस्टेंस बताया हूँ इसमें एक काम का चीज़ ये था कि इन सभी के बीच में 10⁻³ का डिफरेंस था। कितना? 10⁻³ का डिफरेंस था। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप डायरेक्ट देखिए ना, नैनोमीटर से आपको किस में जाना है, मीटर में जाना है। तो 10⁻³ 10⁻6 10⁻9, तो 6.6 इंटू 10⁻9 इंटू 0.34 नैनोमीटर में था, जिसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट क्यों जा रहे हैं, तो 10 कितना 1 2 3 3 बार, यानी कि 10⁻⁻9 आप कर दीजिए। अब यहाँ से आप देख लीजिए 10⁻9 ये कट गया, यहाँ से ये कट गया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो अप्रॉक्स, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार, 6.6 इंटू 0.34 अगर हम करेंगे तो ये अप्रॉक्स 2 मीटर आएगा, क्योंकि ये कन्वर्ट करने के बाद ये किस में था, ये मीटर में था, नैनोमीटर कन्वर्ट किए थे, तो 2 मीटर का लेंथ आपका डीएनए का। यानी कि ह्यूमन बीइंग में हमारे हर सेल में लगभग 2 मीटर का डीएनए होता है। अब इमेजिन कर सकते हैं 2 मीटर का डीएनए हमारे न्यूक्लियस के अंदर, जो कि न्यूक्लियस का साइज होता है 30 से 60 नैनोमीटर का साइज का होता है। सोचिए उसके अंदर डीएनए 2 मीटर लंबा डीएनए पैक्ड है। तो मेरा सवाल है आप लोगों से कि आप सोच के मुझे बताएंगे, मैसेज में रिप्लाई करेंगे कि 30 या 60 नैनोमीटर के न्यूक्लियस में 2 मीटर डीएनए आया कैसे पैक्ड हुआ, ये आप लोगों को बताना है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।